दोस्तों नमस्कार। आपका मित्र राकेश पोखरियाल फिर आपके सामने है। पर आज मैं गांव कुल्याणी, टुक्कू, पतूड़ू, किचन में क्या हो रहा है, मैं कैसे अपना समय बिता रहा हूं और उत्तराखंड से मैं क्या आपके साथ शेयर कर सकता हूं, इससे थोड़ा हट के मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिससे हम अपने आसपास के समाज और हो सकता है खुद के परिवार में भी एक नई दिशा दे सकें और चीज़ों को समझने में हमको आसानी हो। मैं अपना छोटा सा एजुकेशन का बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ, जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है वो ऑथेंटिक है और उसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ दिखावा हो। मेरी जो अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई थी वो 1984 से 87 बैच की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी से। और उसके बाद 87 टू 89 बैच पीजी का था दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से। उसके बाद इन करीब 35 सालों में मेरा जो कोर इंटरेस्ट हमेशा से रहा है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, इस तरह के टॉपिक का रहा है, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी लगभग कह ले कि आधे से ज़्यादा जो है इसी फील्ड में गुजरी है। आज जो मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ वो टोटली अलग है, थोड़ा सा सीरियस इशू है, टॉपिक है। ये किचन, उत्तराखंड, पंचायती चुनाव क्या हो रहे हैं, मैं कैसा समय बिता रहा हूँ, उनसे बिल्कुल अलग है। वो एक अलग कहानी है, उस पर भी बात बाद में करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। अभी मैं 31 तारीख तक गांव में ही हूँ। ये रिकॉर्डिंग मैं अपने गांव के कमरे से ही कर रहा हूँ। आज जो मैं आपके साथ में एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ वो टॉपिक लगभग लगभग हमारे सबके घरों में है और उसको हम कुछ अच्छी तरह समझते भी हैं, अपनी तरीके से अपने सामर्थ्य के हिसाब से हैंडल भी करते हैं, और कई बार बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से कई बार उसमें कुछ गफलत भी हो जाती हैं। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ वो ओल्ड एज से रिलेटेड है। अब हम सब के सब उस पड़ाव पे जरूर पहुंचते हैं जिसको ओल्ड एज बोलते हैं। जब तक आप ओल्ड एज तक पहुंचते हैं तब तक हमारे बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे एक्सपर्टी होती है, हमारे डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, हम अलग अलग डोमेन में काम कर रहे हैं। और जब हम उस दहलीज पे पहुंचते हैं 50 के ऊपर, 45 तक हम बहुत भागदौड़ कर रहे होते हैं, पर जब हम 50 और 55-60 वाली एज में पहुंचते हैं तो हमारा जीवन जो है वो पहले के मुकाबले थोड़े एक अलग तरीके से व्यतीत होता है। कुछ में से हम में से कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग रिटायर होके अपनी एक सोशल लाइफ जीते हैं, कुछ लोग रिटायर होके री एम्प्लॉयड हो जाते हैं, कुछ लोग रिटायर होके बैठ जाते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी एक दिनचर्या है जो अपने स्टाइल से लोग जीते हैं, जिस तरह से उनको अच्छा लगता है या कंफर्टेबल लगता है। अब अगर हम मुद्दे की बात करें तो हमारे सबके घरों में कोई ना कोई बुजुर्ग आप पाएंगे, हमारे माँ जी, पिताजी, बुआडा जी, ताऊ जी, जो भी बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम परिवार से निकले तो हमारे आसपास भी बुजुर्गों की काफ़ी अच्छी संख्या है जो आप महसूस कर सकते हैं अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, इवनिंग में टहलते हैं, या वैसे भी ऑफिस में देखते हैं तो एक अच्छी खासी तादाद अभी भी हमारे आसपास आशीर्वाद के रूप में बुजुर्गों की है। आपने ज़्यादातर अपने उत्तराखंड या दूसरे ग्रुप में भी देखा होगा जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं कि उसमें आए दिन ऐसी खबरें होती हैं जिसमें एक फला फला बुजुर्ग जो हैं वो घर से निकल गए हैं, उनको याददाश्त नहीं है, उनके पास में कोई ऐसा साधन नहीं है जो उसको याद करके वो अपने परिचित को या परिजनों को संपर्क करें, और वो निकल जाते हैं। और फिर भगवान भरोसे, फिर हमारा जो एक सोशल मीडिया तंत्र है उसमें एक मैसेज ड्रॉप होता है जो कि बहुत घूमता है कि ऐसे ऐसे दिखने वाले बुजुर्ग हैं, माता जी हैं जो कहीं मिली हैं या खो गए हैं। ऐसी अवस्था को ज़्यादातर हम पाते हैं 55 के बाद, 60, 65, 70 वाली एज में। और अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं तो इसको हम डेमेंशिया बोलते हैं। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा क्योंकि साइकोलॉजी की बहुत सारी टर्म्स कॉमन लैंग्वेज में बहुत यूज होती हैं जिनका कई लोगों को मालूम होता है उनका अर्थ, और कई लोग
उसका अर्थ कॉमन तरीके से ले लेते हैं, जिस तरह से भी उनकी समझ में आता है। ये एक ओल्ड एज प्रॉब्लम है, बुढ़ापे की समस्या है, और इसका मैं एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आपके साथ में रखना चाहता हूं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस। अगर हम देखें तो डेफिनेशन जो बुढ़ापे की या वृद्धावस्था की है वो 60 साल के बाद शुरू होती है। और एक स्टडी जो 2022 में थी उसमें ये बताया गया था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन 60 वर्ष से ऊपर है वो करीब 149 मिलियन है। अगर कहें तो 14 करोड़ 90 लाख या 15 करोड़ के आसपास एस्टिमेट आप लगा लीजिए, करीब 15 साढ़े 15 करोड़ की जो जनसंख्या हमारी है। और ये मैं सेंसस बात कर रहा हूँ 2011 की क्योंकि अभी जो सेंसस होना है उसमें 2011 से अब तक ये 15 करोड़ आप मान के चलिए कि ये डबल से ज़्यादा हो गया होगा। तो एक बहुत बड़ी जो हमारी एक जनसंख्या है वो बुजुर्ग लोगों की है। और अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बोलें तो करीब 10.5% जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो बुजुर्ग लोगों की है। आप में से अगर कोई इस आंकड़ों को गलत पाता है तो मेरे को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये एक मैंने स्टडी के दौरान इकट्ठा किया था और ये सारी सेंसस 2011 के आंकड़ों के आधार पे है। तो प्लीज़ डोंट बी वेरी स्पेसिफिक, मतलब ये मैं आपसे एक चंद अंदाजे के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें करीब 9.6 जो है वो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, और करीब 10.7 जो परसेंट हैं वो पुरुष हैं। और करीब 2030 तक का एस्टिमेट है कि ये हमारी जनसंख्या का करीब 21%, प्रिसाइजली अगर बोलें तो 20.8% कंट्री का पॉपुलेशन हमारे बुजुर्गों का होगा। और तब ये जो जनसंख्या होगी बुजुर्गों की वो 347 मिलियन होंगी करीब। अगर इसको थोड़ा सा और आसानी से बोलें तो करीब 34.5 करोड़ के आसपास ये जनसंख्या होगी। अब अगर हम इसी परिवेश को हम उत्तराखंड में लेते हैं तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है 2011 के बेसिस पे वो 1 करोड़ 1 लाख के आसपास थी, 1 करोड़ मान लीजिए। और उसमें जो बुजुर्गों का जो प्रतिशत था जो 60 साल से ऊपर थे वो 11% था, जिसमें फिर वही 9.6% जो है फीमेल थी, महिलाएं थी, और 10.7% जो थे वो पुरुष थे। इसमें ग्रामीण जो थे हमारे करीब 70% थे और 30% हमारी गैर ग्रामीण जो कस्बे और शहर वाली हैं। तो ये तो थी आंकड़ों की बात। अब हम देखते हैं कि हमारे परिवेश में, मैं स्पेसिफिकली उत्तराखंड में बैठा हूँ, पहाड़ी हूँ, उत्तराखंडी हूँ, चाहे मेरा जन्म एजुकेशन सब कुछ दिल्ली में हुई है, बट बहुत लगाव है इसीलिए मैं आज गाँव में हूँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे आपने भी सुना होगा, देखा होगा और महसूस किया होगा कि हमारे उत्तराखंड के गांव या तो खाली हो गए और अगर भरे हैं तो उसमें से 70-80% जो जनसंख्या है वो बुजुर्गों की है। या तो वो जोड़ों में रह रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, या तो किसी एक की मृत्यु के बाद में महिला या पुरुष अपने घर में अकेले ही जीवन बिता रहा है। हमारे गांव में भी ऐसी 2-3 परिवार हैं जहां पर या तो महिला या पुरुष अपने घर में अकेले सुबह से लेकर रात तक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके घर भरे पूरे हैं, शहरों में हैं, बच्चे गांव नहीं आना चाहते, और बुजुर्गों को जो आदत या जो जीवन शैली उनको जो कंफर्ट देती है वो शहर उनको रास नहीं आता। तो ये दोनों फैक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ युवा पीढ़ी ही इसके लिए जिम्मेवार है, इसके लिए दोनों पहलू जो हैं वो अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से जिम्मेवार हैं। तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बंजर हैं या उनमें अकेला कोई बुजुर्ग अपना पूरा काम काज, जिसमें थोड़ी बहुत सगोड़ा में जाके खेती वगैरह हो गई और अपनी दिनचर्या निकाल ली, वृद्धावस्था पेंशन है, बट अकेले जी रहे हैं। बड़ी अचरज सी बात है, हम लोग एक दिन अकेले कमरे में नहीं रह सकते और इन्होंने 35-35 40-40 साल जो है वो अपने जिंदगी के अकेले गुजार दिए। ये एक त्रासदी बोलेंगे हम। अच्छा, समस्या ये है कि इस बुढ़ापे में यहाँ ना तो हमको बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलती है और ना ही हमारे पास इतना सामर्थ्य है। हमारे पास मतलब इन बुजुर्गों के पास, मैं यहाँ स्पेसिफिकली बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ,
तो इनके पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि वो कहीं जाके 15-16 किलोमीटर में जो CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ जाएं और अपने दर्द, दुख और दर्द को बयान करें डॉक्टर, और डॉक्टर वैसे ही हड़का देता है। मैंने यहाँ देखा है कि ग्रामीण की जब भीड़ होती है तो यहाँ के डॉक्टर, चाहे वो उत्तराखंड से हों चाहे वो प्लेन से हों, भीड़ को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप किसी रेवड़ को डंडी से आगे एक एक करके भगा रहे हैं, बस किसी तरीके से स्वास्थ्य सेवा चल रही है। तो ऐसे बुजुर्गों का लाइफ जो बड़ा मिजरेबल है। और मैं इतना समय आपका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा ये टॉपिक बड़ा पसंदीदा है, मैं ये महसूस करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप महसूस करते हो तो बहुत बढ़िया, और अगर थोड़ी सी संवेदना इस तरफ भी दिखाएं तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसकी हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद कर सकते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली अभी अगर डायमेंशिया पे आए तो ये डायमेंशिया कोई डिजीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, और ये एक ऐसी अवस्था है दिमाग की जिसमें इम्पेयर्ड हो जाती है आपकी मेमोरी। मतलब मेमोरी जो पहले की होती है वो सोचने में असमर्थ होती है कि अभी क्या हो रहा है, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे आपने घर में, अपने घर में, मेरे घर में बुजुर्ग अगर हैं तो कई बार वो कुछ बोला हुआ भूल जाते हैं, अभी क्या बोला है आधे घंटे बाद उनको ज्ञान नहीं होता, और उस चीज को बार बार बोल के अपनी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। और ये जो अवस्था है, ये अवस्था उनकी डे टू डे जो लाइफ है जिसको हम जीते हैं, डे टू डे लाइफ को, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, ये बहुत इंटरफेयर करती है। मतलब उनका जीवन शैली एक इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी उनकी युवावस्था में होगी। मेमोरी लॉस होता है, उसके अलावा थिंकिंग में बड़ी समस्या आ जाती है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में सोच नहीं सकते, उनकी सोच में कहीं ना कहीं बीच में गैप्स आ जाते हैं। दूसरा, जजमेंट लेने में, कोई भी चीज को सोच विचार के, जैसे हम युवावस्था में या अपनी प्रौढ़ अवस्था में कोई डिसीजन ले लेते हैं सोचने के बाद, तो यस एंड नो करने की जो जजमेंट की जो पावर होती है इस अवस्था में, मेनली 60 एंड अबव, वो काफी कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, या कई बार बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक और लक्षण है कि लैंग्वेज, जो हम अभी धारा प्रवाह एक दूसरे से बात करते हैं, इस अवस्था में वो धारा प्रवाह जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वो नहीं हो पाता है। फिर कई चीजों की परसेप्शन, जो हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, मैं सोचता हूं, अपने आसपास की जिंदगी को देखते हुए, वो परसेप्शन भी इस अवस्था में आके एक डिटेरियोरेशन की तरफ चलती है। वो साफ नहीं होती कि इसके बारे में हम क्या सोचते हैं। रीजनिंग, जिसको हम तर्क बोलते हैं, वो भी कहीं इस अवस्था में आके ढीले पड़ने लग जाते हैं। जो हम अभी एक दूसरे से तर्क कर पाते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी एक तथ्यों के बेसिस पे बात कर रहा हूं, तो इस अवस्था में जब हम 60 साल और उसको क्रॉस करते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। एक चीज़ और है कि हम इस अवस्था में, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एवरेज सबके ऊपर लागू होता है, मैं खुद 61 रनिंग हूँ, तो अभी ईश्वर की कृपा से दिमाग ठीक है और आपसे बात कर पा रहा हूँ। कल का कुछ नहीं पता, जिंदगी का हम कुछ नहीं बोल सकते कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट टू अस, बट हमारी अटेंशन खराब हो जाती है इस अवस्था में। मैं इस अवस्था वाले लोगों की बात कर रहा हूं, और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी चीज पे अटेंशन नहीं रख पाते, हमारी अटेंशन जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाती है उस टाइम पे। मतलब अभी अगर हम किसी एक टॉपिक पे हैं तो लंबे समय तक हम उस टॉपिक को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये एक कुछ जो मैंने 5-6 आपको लक्षण बताए जिसमें मेमोरी इम्पेयरमेंट है, थिंकिंग हमारी रेगुलर एक स्ट्रीम लाइन नहीं रह पाती, जजमेंट में हम येस एंड नो में हमारे पास में दिक्कत होती है सोचने में, कम्युनिकेशन हमारी उतनी स्मूथ नहीं होती जितनी होनी चाहिए अवस्था के हिसाब से भी, मेमोरी लॉस है, परसेप्शन हमारे बदल जाते हैं, या कहें कि उस जमाने के हिसाब से नहीं चलते। आजकल बड़ा बोलते हैं ना कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, तुम्हारे जमाने में ऐसा होता है, तो वो परसेप्शन जो है वो हम उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाते, और अटेंशन और कंसंट्रेशन की भी समस्या होती है। तो ये कुछ एक लक्षण हैं जो ओल्ड एज रिलेटेड हैं, और वो भी तब जब हमको डिमेंशिया की शिकायत हो जाती है।
याद रखिए, डायमेंशिया बीमारी नहीं है, इसको आप जरूर याद रखें। अगर किसी को हम ऐसी अवस्था में पाते हैं तो वो आदमी बीमार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ओल्ड एज की वजह से जो माइंड में जो बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो रही है, जो ब्रेन सेल्स हमारे थोड़े थोड़े डेड होने लग जाते हैं, या जो ब्रेन उतना तेज एक्टिव नहीं होता जितना हमारे युवा अवस्था में होता है, उसकी वजह से होता है। तो ये बीमारी नहीं है। अच्छा, अब वो क्या कारण है जो हमको डेमेंशिया की तरफ ले जाते हैं? ऐसा नहीं है कि सारे 60 साल वाले डेमेंशिया की स्थिति से गुजरेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग गुजरते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं, अपने जीवन को दोनों ही कंडीशन में अच्छी तरह से गुजारते हैं, चाहे वो डेमेंशिया वाले हैं चाहे वो नॉन डेमेंशिया हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 60 साल पे पहुंचे तो आपको डेमेंशिया वाले टनल से होके ही गुजरना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। तो अगर हम बात करें कॉमन 60 या 65 से ऊपर वालों को ये समस्या हो सकती है। इसमें अगर आप हाइपरटेंशन के लगातार बीमार हैं, मतलब आपको बहुत लंबे समय तक अगर हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो एक कारण हो सकता है। ये मल्टीपल फैक्टर है, मतलब आप इसको, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप ये मत समझिए यू आर प्रोन टू डेमेंशिया, नो, दैट्स नॉट द केस। या हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटिक्स जिसको बोलते हैं। आप अगर ओबीज हैं, मतलब अगर आप मोटापे के शिकार हैं किसी भी वजह से, देखो वो खान पान की वजह से भी हो सकता है, और वो हेरिडिटरी भी हो सकता है, और वो आपका लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। तो मल्टी फैक्टरल होता है ओबेसिटी के लिए भी, तो वो भी एक कारण हो सकता है। स्मोकिंग भी एक कारण है, याद रखिए। स्मोकिंग जो है वो भी इस मल्टी फैक्टर में एक कारण है। तो इस टॉक को सीरियस ना बनाएं, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि टॉपिक थोड़ा लंबा है, बट जो हम समझें उसको ऐसा समझें कि ये दिस इज द पार्ट ऑफ अ लाइफ, और ये हमारे कहीं ना कहीं काम आएगा। बहुत अधिक अगर ड्रिंकिंग होती है लाइफस्टाइल में, वो भी एक कारण हो सकता है। देखिए, लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, ओबेसिटी और ड्रिंकिंग, ये एक सोशल फैक्टर भी बन गया है। तो ये सारे मल्टी फैक्टरल हैं जो आपको हो सकता है डेमेंशिया की तरफ ले जाएं। एक और बड़ा फैक्टर है जो सोशल, मैं कहूँ कि लाइफस्टाइल रिलेटेड है। आजकल जो हम काम करते हैं सेडेटरी है, हमारी भागदौड़ नहीं है, बीइंग फिजिकली इनएक्टिव। हम जब शरीर से काम करने में निष्क्रिय अपने को कर देते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारी सोच समझने की शक्ति को थोड़ा सा कम कर देता है। वैसे हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आप देखें तो सामाजिक तौर पे जो लोग आइसोलेटेड होते हैं, अपने को एक बिल्कुल वैक्यूम में या साइलोज में बिल्कुल रख लेते हैं, वो भी एक फैक्टर है जब हमारा दिमाग उस एक्टिविटी को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता या उसका ताना बाना नहीं बनता, तो वो एक साइलोज में आ जाता है, एक वैक्यूम में आ जाता है, और फिर हम उसी दायरे के अंदर सोचना समझना शुरू करते हैं, एंड दैट कैन लीड टू डिमेंशिया। डिप्रेशन, जिसको हम हिंदी में अवसाद भी बोलते हैं। अगर मेरी हिंदी खराब हो तो मेरे को कृपया माफ कीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई सारी अंग्रेजी में थी। तो जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन भी एक कारण हो सकता है जो डिमेंशिया की तरफ हमको उस अवस्था में ले जाता है। डिप्रेशन पे भी मैंने काम किया हुआ है, तो मैं किसी और दिन आपसे बात करूंगा। अगर आपको लगता है कि आई मेक सेंस टॉकिंग टू यू ऑन दिस टॉपिक्स, मेंटल हेल्थ, ये मेरे लाइफ का कोर सब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि हाँ राकेश, आप आके इस टॉपिक पे अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो आई विल बी डिलाइटेड सर। अब साइन और सिम्टम क्या हैं, ये तो कारण मैंने बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो 60-65 के बाद हमको शायद डायमेंशिया वाली स्थिति में ले जाएं। अर्ली साइन और सिम्टम की अगर हम बात करें तो चीजों का भूलना। बहुत रिसेंटली हम अभी किचन में काम कर रहे हैं, चक्कू कहीं रख दिया और उसके बाद लगे चक्कू को ढूंढने। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। गाड़ी की चाबी आके कहीं रख दी जहां एक निश्चित जगह पे रखी जाती है, हम रोज वहीं से उठाते हैं, पर जब हम ऐसी स्थिति में, डायमेंशिया वाली स्थिति में आते हैं, तो पता लगता है कि हम चाबी के लिए बिल्कुल
सारे ड्रॉर देख लिए, सब जगह देख ली, पर वो जगह नहीं देखी जहां पर हम कई समय से वो चाबी रख रहे हैं। ऐसा होता है। चश्मा रख दिया, कई बार वो चश्मे के साथ भी होता है। तो कई ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हम एक जगह पे रख देते हैं और हम फिर पूरा मोहल्ला जैसे बोलते हैं ना, उसको हम ढूंढने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस जगह को छोड़ के जहां हम उस चीज को रखते हैं। तो ये एक बहुत रिसेंटली जो चीजें होती है उसको भूलना, चीजों का हमारे से खोना। अब खोना कोई एक ऐसा अबनॉर्मलिटी नहीं है, किसी से भी चीज खो सकती है और खोती हैं, बट जब वो रिपीट होने लगे, जब ये खोना जो है वो एक लगातार एक फैशन में आने लगे, तो ये समझना चाहिए कि कुछ कुछ पंगा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द माइंड। वहां हमको एक अलर्ट होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक और सिम्टम है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होना भी कोई एक बहुत बड़ा बात नहीं है, हम सभी होते हैं, आप भी होते हैं, मैं भी होता हूं, और ये एक ह्यूमन कंडीशन है। बट कंफ्यूज वहां पर जो बहुत फैमिलियर प्लेसेस हैं, ये एक गौर करने की चीज है। जब हम फैमिलियर प्लेस में, जहां हमको सब कुछ मालूम है, हमको ये मालूम है ये कंकड़ कहां पड़ा होगा, ये खंबा कहां होगा, ये चीज कहां होगी, मैं किस माहौल में हूं, उस माहौल में, जो फैमिलियर माहौल में हम कंफ्यूज होते हैं, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब हम लाइफ का एक ट्रैक जो है उससे पटरी थोड़ी सी उतर जाती है, एक ट्रैक पे चल रहे हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं, बट अचानक हमको लगता है यार ये तो वो नहीं है जो मैं कर रहा था अभी तक, मतलब वो डायमेंशिया की स्थिति की वजह से। तो ये भी एक सिम्टम है। जब हमको डिफिकल्टी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सिर्फ मैथमेटिकल नहीं होती, प्रॉब्लम जो है वो सामाजिक भी हो सकती है, घर की भी हो सकती है, और कई बार 60-65 के बाद भी हम एम्प्लॉयड होते हैं, वो ऑफिस में भी हो सकती है। अगर वहाँ हमको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई दिक्कत आ रही है, अपनी कैपेसिटी होने के बाद भी, हमारे पास वो कैपेसिटी है, हमारे पास वो एजुकेशन है, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, हम डोमेन एक्सपर्ट हैं, बट उसके बावजूद भी अगर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, घंटी बजनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। बैठें, सोचें, और जरूरत हो तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें, एक्सपर्ट की, क्वैक की नहीं, ये जरूर ध्यान रखें। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक्सपर्ट बहुत हैं, परिवार से लेके और समाज तक। आपको राय देने वाले 36 मिल जाएंगे, तो आपको ये देखना है कि आपने राय किससे लेनी है। एक और इसका फेमिलियर साइन है कि बहुत फेमिलियर टास्क आप जो करते हैं उनको करने में आपको डिफिकल्टी लगती है। वो फेमिलियर टास्क जो आप, जैसे कहते हैं ना कि अनकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, क्लच भी दबा रहे हैं, गियर भी चेंज कर रहे हैं, आजकल तो ऑटोमेटिक आ गया है, पर फिर भी आप कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करते हैं और आपकी गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है, आप कई सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं। तो ऐसे फेमिलियर टास्क करने में भी जब आपको डिफिकल्टी होती है, देयर शुड बी अलार्म। आपको ये कुछ बार बार जब होता है, तो आपको एक सोचने पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कुछ तो है ये, कि अभी तक मैं सालों से जो फेमिलियर टास्क को परफॉर्म कर रहा हूं ऑन अ अनकॉन्शियस लेवल, जिसमें मेरे को कोई एफर्ट ही नहीं डालना, वहां ये दिक्कत क्यों हो रही है। तो ये एक अलार्मिंग साइन है। फिर कुछ एक कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो विजुअल एबिलिटी होती है डिस्टेंस नापने की, खड़े खड़े कि भाई इतना होगा, ये इतना होगा, डिस्टेंस इतना होना चाहिए, वहां हमको जब मिस जजमेंट होता है, वो भी कहीं इंडिकेशन करता है कि ये अवस्था जो है, हम 60-65-70 वाली बात कर रहे हैं, तो ये एक हेल्दी कंडीशन नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ है। हो सकता है ये डेमेंशिया जैसी स्थिति पैदा हो रही हो। मैं नहीं बोल रहा कि सारे सिम्टम हैं तो आप डेमेंशिया के शिकार हो, ऐसा नहीं होता, बट ये सारे सिम्टम अगर हैं या इनमें से कुछ हैं, तो आप मान के चलिए कि थोड़ा सा आपको अपनी सेहत, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की अब जरूरत है।
अब हमने ये देख लिया कि किस वजह से हैं ये, क्या इसके सिम्टम और साइन हो सकते हैं जिस पे हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब जब इतनी सब चीज़ें हम अगर समझ लेते हैं, हमारे आसपास के बुजुर्गों में, अपने में, किसी में हमको दिखती हैं, तो भाई इसका इलाज क्या है, इसका उपचार क्या है, इसका हम देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो मैं सच बताऊं, पर्सनल लेवल पे जितना मेरे को ज्ञान है, इसका कोई क्योर नहीं है, क्योंकि ये एक वृद्ध अवस्था की कंडीशन है जिसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में, बॉडी केमिस्ट्री में, ब्रेन सेल्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इनमें से कई चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब अब आपने कभी अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने साइंस में पढ़ा होगा अपनी 10वीं 12वीं में कि एक रिवर्सिबल चेंज होते हैं और एक इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। कुछ चेंज हैं, आपने लास्टिक को खींचा और लास्टिक वापस आ गया, ठीक है, ये रिवर्सिबल हो गया। कुछ ऐसे चेंज हैं कि आपने एक चीज को खींचा तो उसकी फॉर्म ही चेंज हो गई, इरिवर्सिबल है, वो जहां आपने नया करना था वो नया हो गया। तो इसी तरीके से हमारा शरीर भी है, और मैं शरीर की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा फोकस एरिया हमेशा ब्रेन होता है, और ब्रेन में भी मैं इसको माइंड बोलूंगा क्योंकि ब्रेन फिजियोलॉजिकल टर्म हो गया। तो जो हमारा जो दिमाग है, जो हमारा, उसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं। तो एक बार जो चेंज हो गया वो रिवर्सिबल नहीं होता। जिस अवस्था में हम पहुंच गए उस अवस्था में ही हमको रहना है, और ज़्यादातर उसमें अगर क्योर ना हो तो डिटेरियोरेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इसमें मेन क्योर क्या है कि आपके बुजुर्गों के साथ में, या अगर आप स्वयं इसमें ग्रसित हों, तो आपके आसपास का माहौल बड़ा जीवंत होना चाहिए। कोई आपसे बात करने वाला होना चाहिए, आपका कोई सुनने वाला होना चाहिए, और अगर जितने हमने सिम्टम बताए हैं, इन सिम्टम में आपकी कोई मदद कर दे। आपका एक केयर टेकर होना चाहिए, कहने सी बात है, सीधी सी बात। और आपको, या जो भी इस अवस्था से गुजर रहा है, उसको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। मतलब कोई भी कंडीशन ऐसी ना हो कि मैं इस तरह के मेरे को सिम्टम है तो मैं बेड पे आ जाऊं, या मैं घर से बाहर ना निकलूं, या मैं जो एक्टिविटी करूं बहुत लिमिटेड हो। नहीं, आप अपनी पूरी जिंदगी जिए, खुल के जिए, जिस तरह से पहले जीते थे वैसे जिए, पर उसमें थोड़ी सी सावधानी रखिए ताकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट ना आ जाए जो कि आपकी इस अवस्था के कारण हो। बस ये है कि आपके साथ में कोई ना कोई हो, और जब भी ऐसे बुजुर्ग, चाहे वो आप और मैं हूं अगर इस अवस्था में है, या हमारे घर से हों या सोसाइटी से हों, जब भी वो बाहर जाएं थोड़े लंबे दौर के लिए, तो उनके साथ में एक कोई ऐसा आदमी हो जो उस पूरे वॉक में, चाहे वो बाजार जा रहे हैं, अपने गली मोहल्ले में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, सुबह टहलने जा रहे हैं, शाम को इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, या साप्ताहिक बाजार में सब्जी लेने जा रहे हैं, भाई देखिए कहीं भी ऐसा, तो उनके साथ में कोई एक घर का या कोई ऐसा आदमी हो जो स्वस्थ हो और उनको वापस डेस्टिनेशन से घर तक ला सके। ये कई बार संभव नहीं होता, पर देखिए ये क्योर यही है। ये कोई ऐसी अवस्था नहीं